दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान के एक बेहद खुफिया और सुरक्षित राष्ट्रपति महल में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपने सबसे खास और भरोसेमंद सलाहकारों के साथ एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मीटिंग कर रहे होते हैं। यह जगह इतनी सुरक्षित मानी जाती है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि देश के सबसे बड़े नेता इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन रुकिए, यहीं से सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। ईरान की सरकार को लगता है कि उनका सिस्टम फुल प्रूफ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनके अपने ही घर में गद्दार बैठे हैं। मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, उसके पास पल पल की रिपोर्ट पहुंच रही है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस मीटिंग के बारे में ईरान के बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं पता, उसकी भनक मोसाद को कैसे लग गई? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सबसे सुरक्षित किले में कैसे सेंध लगाई? अल सुबह हुए इजराइल के उस महा एक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? और इस खेल में सऊदी अरब ने कैसे किया सबसे बड़ा विश्वासघात? प्रिंस सलमान के सगे भाई का डबल गेम क्या है? तो दोस्तों, मोसाद के जासूसों ने ईरानी सरकार के भीतर अपनी पैठ गहराई से जमा ली थी। उन्हें सटीक जानकारी मिल रही है कि खामे कहां बैठक करने वाले हैं, ठीक कितने बजे बैठक शुरू होगी और उस कमरे में उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अमूमन आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ऐसे बड़े हवाई प्रहार रात के अंधेरे में किए जाते हैं। इजराइल का भी पहला प्लान यही होता है कि रात के वक्त स्ट्राइक की जाए। लेकिन जैसे ही मोसाद को सुप्रीम लीडर की एकदम सटीक और रियल टाइम लोकेशन मिलती है, गेम पूरी तरह से पलट जाता है। इजराइल फैसले को तुरंत बदलता है और अल सुबह यानी दिन के उजाले में ही तत्काल एक्शन लेने का फरमान जारी कर देता है। यह फैसला रातों रात मिडिल ईस्ट का इतिहास बदलने वाला है। अब जरा माहौल को समझिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अमेरिका के एनबीसी न्यूज को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो दुनिया से कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है, सुप्रीम लीडर खामेनेई और राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन बिल्कुल सुरक्षित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो जानबूझकर यह हवा उड़ा रही होती है कि सुप्रीम लीडर देश छोड़कर सूडान चले गए हैं। लेकिन यह सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकने का खेल है। असली सच तो मोसाद के पास है। मोसाद के जासूसों ने पक्की खबर दे दी है कि शनिवार सुबह स्थानीय समय के मुताबिक ठीक 9 बजे ईरान के सारे बड़े नेता राष्ट्रपति भवन के अंदर एक खुफिया बैठक के लिए जुटने वाले हैं। और जैसे ही यह नेता उस कंपाउंड में कदम रखते हैं, आसमान से तबाही बरसना शुरू हो जाती है। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स एक साथ उड़ान भरते हैं। यह कोई मामूली एक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक पूरी तरह से फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन होता है। ये जेट्स ईरान के अंदर एक दो नहीं बल्कि पूरे 500 ठिकानों पर एक साथ भीषण प्रहार करते हैं। आसमान जेट्स की गर्जना से कांप उठता है। ईरान का वो अभेद्य राष्ट्रपति भवन, जिस पर उन्हें इतना गुरूर था, पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। 30 से 40 अचूक मिसाइलें एक ही कंपाउंड पर सीधे आकर गिरती हैं। जो सुप्रीम लीडर पिछले काफी समय से अंडरग्राउंड होकर दुनिया को चकमा दे रहे थे, वह इस भयानक और सटीक स्ट्राइक से बच नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महा एक्शन का अंजाम क्या हुआ, तो दिल थाम कर सुनिए। इजराइल के चैनल 12 ने साफ कर दिया है कि खामे ही हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जब यह खबर ब्रेक होती है तो दुनिया भर में हड़कंप मच जाता है। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और एक बार फिर सत्ता के शिखर पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हैं। ट्रंप का अंदाज हमेशा से आक्रामक रहा है। वह साफ लिखते हैं कि खामेनेई का चैप्टर क्लोज हो चुका है और उन्हें इतिहास के सबसे बुरे लोगों की लिस्ट में डाल देते हैं। ब्रिटिश मीडिया और दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह ईरान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कम से कम 40 सबसे सीनियर लीडर और टॉप अधिकारी इस एक झटके में साफ हो गए हैं। जरा नामों पर गौर करिए। ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादे, ताकतवर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और खुद सुप्रीम लीडर के सैन्य सचिव मोहम्मद शिराजी। यह वो लोग थे जो ईरान की पूरी व्यवस्था चलाते थे। इतना ही नहीं, इस्लामिक रिपब्लिक जुडिशियरी के हेड गुलाम हुसैन मोहसेनी एजे का भी पूरी तरह से सफाया हो चुका है। ईरान का पूरा टॉप लीडरशिप एक ही सुबह में जमींदोज कर दिया जाता है। शनिवार दोपहर होते होते ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी भी मान लेती है कि देश भर में 200 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस दौरान मिनाब के गर्ल्स स्कूल पर भी इस एक्शन का असर पड़ता है और वहां भी 80 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जबकि 747 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इजराइल साफ शब्दों में कहता है कि उनका मकसद आम जनता नहीं बल्कि ईरानी सरकार के उन बड़े नेताओं और अधिकारियों का सफाया करना था जो दुनिया के लिए खतरा बने हुए थे। इजरायली अधिकारियों का साफ कहना है कि ईरान अभी अपने नुकसान को दुनिया से छिपा रहा है, लेकिन असलियत में उनका पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने जो खुलासा किया, वो इंटेलिजेंस की दुनिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने बताया कि यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था,
यह कई महीनों की प्लानिंग, दिन रात की निगरानी और एक अचूक ऑपरेशनल प्लान का नतीजा था। पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर था, यह पता लगाना कि ईरान के सबसे बड़े अधिकारी एक साथ एक जगह पर कब इकट्ठा होंगे, और जैसे ही 3 अलग अलग जगहों पर ईरान सरकार की सीक्रेट बैठकें शुरू होती हैं, इजराइल तीनों जगहों पर एक साथ प्रहार करता है। यह है असली सशक्तिकरण। जब कोई देश अपनी सैन्य और खुफिया ताकत का सही सशक्तिकरण करता है तो वह ऐसे ही अचूक ऑपरेशंस को अंजाम देता है। अब इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कुछ देर पहले ही खामेनेई अपने 2 सबसे खास लोगों अली लारिजानी और अली शमखानी के साथ थे। शमखानी तो मारे जाते हैं, लेकिन लारिजानी का क्या हुआ, यह अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। उन्होंने रात को एक्स पर एक पोस्ट तो किया, लेकिन उनकी असली लोकेशन क्या है कोई नहीं जानता। अमेरिका के एक टॉप सोर्स ने इजरायली अखबार वाइनेट न्यूज को बताया कि इजराइल को सिर्फ रात की मीटिंग ही नहीं, बल्कि सुबह की उस खुफिया मीटिंग का भी एडवांस में पता चल गया था। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि खामे अमेरिका के एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से कभी बच ही नहीं सकते थे। इजराइल और अमेरिका का यह ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेदना ईरान के बस की बात नहीं थी। CIA ने तो हमले से पहले ही अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि अगर खामेन हटते हैं तो उनकी जगह रिवॉल्यूशनरी गार्ड के हार्डलाइन अधिकारी ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का गेम प्लान बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक नेता को नहीं हटाना चाहते, वो पूरे ईरान में सत्ता परिवर्तन की कहानी लिख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी थ्रिलर का सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है, और वह जुड़ा है सऊदी अरब से। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को नंगा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल तो ईरान पर एक्शन लेना ही चाहता था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब ने भी डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ इस महा एक्शन के लिए जबरदस्त दबाव बनाया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सामने कैमरे पर तो यह कहते हैं कि वह शांति चाहते हैं, वह डिप्लोमेटिक समाधान चाहते हैं। वो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन से मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि सऊदी अरब अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन बंद कमरों के पीछे खेल बिल्कुल उल्टा चल रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के साथ खुफिया बातचीत में प्रिंस सलमान साफ चेतावनी दे रहे थे कि अगर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ईरान को नहीं रोका तो ईरान मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इससे भी बड़ा पर्दाफाश तब होता है जब पता चलता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस के सगे भाई खालिद बिन सलमान ने जनवरी में वॉशिंगटन का सीक्रेट दौरा किया था। उन प्राइवेट बैठकों में उन्होंने सीधे सीधे अमेरिकी अधिकारियों से ईरान पर जोरदार प्रहार करने की मांग की थी। ट्रंप जो अपनी पुरानी पॉलिसी पर चल रहे थे, उन्हें भी सऊदी इजराइल गठजोड़ के बाद अपना फैसला लेना पड़ा। यानी यह है प्रिंस सलमान का असली डबल गेम। सऊदी अरब सुन्नी लीडरशिप वाला देश है और ईरान शिया लीडरशिप वाला। इन दोनों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। सऊदी अरब को सबसे बड़ा डर अपने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का था। वो जानते थे कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो सऊदी अरब की इकॉनमी चरमरा जाएगी। इसीलिए वह दुनिया के सामने तो ईरान से हाथ मिला रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने मोसाद और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की जड़ें काट दी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। अपने देश के हितों के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए यह सुपर पावर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके ही अपनों ने बेच दिया। सऊदी ने पीठ में छुराघम और इजराइल ने अपना काम कर दिया। दोस्तों, ईरान के इस महाविनाशकारी घटनाक्रम के बाद अब मध्य पूर्व का पूरा नक्शा ही बदलने की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के भीतर मचे कोहराम और तेहरान की सड़कों पर पसरे सन्नाटे के बीच बचे हुए कमांडर अब एक आत्मघाती जवाबी हमले की गुप्त योजना बना रहे हैं, जबकि इजराइल ने अपने लौह गुंबद और डेविड की गुलेल जैसे मिसाइल रक्षा तंत्रों को उच्च सतर्कता पर रखा है, क्योंकि उन्हें डर है कि ईरान के वफादार गुट हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही अपने आका की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब का दोहरा खेल अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने वाला है, क्योंकि प्रिंस सलमान के भाई खालिद बिन सलमान की वॉशिंगटन यात्रा के जो दस्तावेज बाहर आए हैं, उनमें स्पष्ट है कि सऊदी अरब ने न केवल इस प्रहार का समर्थन किया, बल्कि इजरायली लड़ाकू विमानों को गुप्त रूप से अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की मूक सहमति भी दी थी, जिसके कारण तुर्की और कतर जैसे देश अब सऊदी अरब पर इस्लामी जगत की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रहे हैं। और रियाद के राजमहल में भी अब भय का वातावरण है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो बचा हुआ ईरान सबसे पहले सऊदी तेल शोधनशालाओं को अपना निशाना बनाएगा। इसी बीच ईरान के भीतर से एक और चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि मोसाद के जासूस कोई विदेशी नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य मुख्यालय में काम करने वाले वो कर्नल और अभियंता थे,
जो वर्तमान शासन से तंग आ चुके थे, और इन्हीं भेदियों ने ही राष्ट्रपति महल के उस गुप्त तहखाने का खाका इजराइल को सौंपा था, जो ईरान की खुफिया एजेंसी इत्तेलात की अब तक की सबसे बड़ी विफलता मानी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभियान के बाद श्वेत भवन से एक और कड़ा संदेश जारी कर साफ कर दिया है कि अमेरिका अब नरम कूटनीति के दिन पीछे छोड़ चुका है और उनका अगला लक्ष्य ईरान के वे परमाणु ठिकाने हैं जहां यूरेनियम संवर्धन का काम चल रहा है। क्योंकि इजराइल के 200 लड़ाकू विमानों के लौटने के तुरंत बाद खबर आई कि अमेरिकी अदृश्य बम वर्षक विमानों ने डिएगो गार्सिया अड्डे से उड़ान भर ली है, जिससे दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही है, क्योंकि रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। और अंत में सबसे बड़ा रहस्य अभी भी अली लारीजानी को लेकर बना हुआ है कि क्या वह वाकई बच निकले हैं या उन्हें किसी विशेष लक्ष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लारीजानी ही वह कड़ी हो सकते हैं जिन्हें पश्चिमी देश अब ईरान के नए चेहरे के रूप में पेश करना चाहते हैं। तेहरान के मलबे से अब एक नए ईरान के उदय की पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन इसकी भारी कीमत हजारों निर्दोषों की जान और मध्य पूर्व की अस्थिरता से चुकाई जा रही है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि सूचना ही वास्तविक शस्त्र है और सुरक्षा केवल एक छलावा। इस महायुद्ध की लपटें अब केवल तेहरान तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर दिखने लगा है। क्योंकि जैसे ही खामेनेई के अंत की खबर पुख्ता हुई, वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच गया और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे भारत और यूरोपीय देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस और चीन ने इजराइल के इस कदम को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। ईरान के भीतर अब गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि जहां एक तरफ कट्टरपंथी संगठन बदला लेने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का एक बड़ा हिस्सा जो लंबे समय से दमनकारी नीतियों से परेशान था, अब दबे स्वर में इस बदलाव का स्वागत कर रहा है और सोशल मीडिया पर आजाद ईरान के नारे गूंज रहे हैं, जिससे यह साफ है कि मोसाद ने केवल बम नहीं गिराए, बल्कि ईरान की सत्ता की नींव में वो दरार पैदा कर दी है जिसे भरना अब नामुमकिन सा लगता है। सऊदी अरब के लिए यह घड़ी करो या मरो वाली साबित हो रही है, क्योंकि प्रिंस सलमान जानते हैं कि अगर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पलटवार किया तो उनका पूरा विजन 2030 और आधुनिक सऊदी अरब बनाने का सपना एक ही रात में खाक हो जाएगा। इसीलिए सऊदी सेना ने अपनी सीमाओं पर टैंकों और मिसाइल रोधी प्रणालियों की घेराबंदी कर दी है और खाड़ी देशों के अन्य सुल्तान भी अब इस डर में हैं कि कहीं यह आग उनके महलों तक न पहुंच जाए। इजराइल के भीतर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस ऑपरेशन को अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं और उनके रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि उन्होंने ईरान के प्रतिरोध के अक्ष यानी हिजबुल्लाह और हमास की कमर तोड़ दी है, क्योंकि उनका मुख्य वित्त पोषक और मार्गदर्शक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस महायुद्ध की विभीषिका अब समुद्र की लहरों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि खबर आ रही है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जलमरू मध्य को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है, जिससे दुनिया भर की तेल आपूर्ति ठप होने का खतरा पैदा हो गया है। और इसके जवाब में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने अपने विमानवाहक पोतों को फारस की खाड़ी की ओर मोड़ दिया है, जिससे समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़े सैन्य टकराव की स्थिति बन गई है और वैश्विक बाजारों में हाहाकार मच गया है, क्योंकि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। और अगर यहाँ एक भी गोली चली तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। वहीं दूसरी ओर तेहरान के गुप्त बंकरों से यह खबर भी निकल कर आ रही है कि ईरान के बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, जिससे इजराइल और अमेरिका की चिंताएं चरम पर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अंतिम विकल्प के रूप में ईरान परमाणु प्रतिशोध का रास्ता न चुन ले, जबकि रूस ने अपने अत्याधुनिक S-400 मिसाइल रक्षा तंत्र को ईरान की सुरक्षा के लिए सक्रिय करने का संकेत देकर इस आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।